राजधानी दिल्ली की बादली विधानसभा एरिया की हालात क्या है, जनता किस कदर परेशान है। जहांगीरपुरी जे ब्लॉक कई ऐसे गलियों में जल भराव इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों की समस्या के कारण बना। जनता के यहाँ तक ये कहना है कि निगम पार्षद और विधायक को शिकायत देने के बावजूद भी यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाए। आम जनता के यहाँ तक ही कहना है कि जब से विधायक जी इस एरिया में जीते हैं उसके बाद कभी भी अपना शकल नहीं दिखाए। जो विधायक बादली विधानसभा के हैं दीपक चौधरी और निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं टिम्पी शर्मा, जो हालात इस कदर बना हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिला घर से निकलना हुआ मुश्किल। ये हालात लगातार बढ़ते जा रहे। जो हालात, ये समस्या है जहांगीरपुरी की कई ऐसे गलियों में जो जल भराव इतना ज़्यादा हो गया है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए और साथ ही जो पीडब्ल्यूडी के नाला है कई वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण जल भरा हुआ, उसकी वजह से गंदगी और रोडों पे कूड़े का अंबार दिखता है। साथ ही बता दें सीवर के ढक्कन कई ऐसे रोडों पे टूटी हुई है, इस पे कोई भी सुनने को तैयार नहीं। आम जनता के यहाँ तक ही कहना है कि इस सीवर के ढक्कन से आए दिन एक्सीडेंट, चोट लगती है और इस मामले को लेकर शिकायत भी दी गई। बाकी शिकायत पर अभी तक या निगम के अधिकारी या सफाई के अधिकारी या विधायक इस मामले को लेकर ठंडे बस्ते में रख दिया गया। जनता के यहाँ तक ही कहना है जब गर्मी के वक्त आता है तो कूलर या कहीं भी पानी होता है तो एमसीडी के आते हैं और चालान काट के चले जाते हैं। और यही रोडों पे कई महीनों से पानी भरा हुआ है, कई बीमारियों का खतरा मर रहा है, जिसकी वजह से आए दिन लगातार डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कई ऐसे बीमारियों का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आप जहांगीरपुरी कई ऐसे जगह है जो कूड़े के अंबार देखा जा रहा है, लेकिन वहाँ से सर सफाई नहीं होता। विधायक या निगम पार्षद की बात करी जाए, आम जनता बार बार शिकायत देने के बावजूद भी इस एरिया को लेकर अभी तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं। क्या यही हालात रहेगा? क्या यही जनता की आवाज़ दबा के रखी जाएगी? क्या यही हालात रहेगा दिल्ली के? बड़े बड़े वादे तो किए गए, ताकि वादे पर कोई भी अधिकारी नहीं खरा उतर पाए। ये हालात जहांगीरपुरी की है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सत्याग्रह भारत टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक पर पेज पर जाके कमेंट करें। सुनीता जी कौन सी जगह है? जहांगीरपुरी जे ब्लॉक, हजार वाली गली। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये आए दिन पानी भर जाता है, यहाँ पे सीवर वाले आते साफ कर जाते, फिर भर जाता है शाम को। रात को सुबह उठते पानी इतना पानी हो रहा है, यहाँ तक पानी हो जाता है। और मलेरिया, मच्छर, डेंगू खूब पहले आपके एरिया के निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद कौन है? टिम्पी शर्मा। एमपी शर्मा। क्या विधायक भी इस मामले को आप लोग निगम में शिकायत भी करके आए, एप्लीकेशन भी कहीं लगाई है, फिर कोई सुनाई नहीं होगी। ये कब से समस्या चल रही है? ये तो हो गया, साल भर हो गया इसको करते करते। साल भर हो गया। हाँ। बच्चे को आने जाने में कितनी समस्या? कितनी बहुत ज्यादा परेशानी है। ड्यूटी वालों को परेशानी है, स्कूल के बच्चों को परेशानी है, सबको है। प्रोग्राम नहीं कर सकता, मच्छर कब लेगा तो बीमारी लगे। ये बताओ आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, क्या समस्या हो रखी है? यहाँ पे काफी दिन से ये पानी भरा हुआ है, यहाँ को देखने वाला है नहीं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जी, और यहाँ पर मच्छर फैल रहे, बीमारी फैल रही है। आपको सबको पता क्या कि डेंगू कितना फैलने वाला, ज्यादा फैलने वाला, यहाँ कोई देखने नहीं है। कृपया करके इसे कराया जाए। हम तो यही कहेंगे, मीडिया से भी कहेंगे इसको करवाया जाए सब। तो क्या लग रहा है आपके एरिया के जो निगम पार्षद कौन है? यहाँ टिम्पी शर्मा जी है। और विधायक? और विधायक तो मेरे को पता नहीं, लेकिन टिम्पी शर्मा जी जो है यहाँ पे वो है निगम पार्षद है यहाँ पे। वो है आम पार्टी से थी पहले जी। क्या उसके मामले को लेकर शिकायत आप लोग की थी? तो क्या अब शिकायत यह होती है, यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आते हैं, देख के चले जाते हैं, और यहाँ पे बड़ा परेशानी हो रही है लोगों को निकलने पड़ने में। यहाँ पूरा जल भरा हो रहा है, यहाँ पे सर पर पूरा जल भरा हुआ है। कितने टाइम से लाइन चेंज? ये काफी कितने टाइम से चेंज?
ये काफी दिन से ठीक नहीं हुई है। बीच में एक बार आए थे, वो कर दे के चले गए। एक काफ़ी अच्छा काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हमारे डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी की लीडरशिप में और इनकी खुद जो है जो चेकिंग चल रही थी उसी में जो है उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ हमारे वांटेड क्रिमिनल हैं वो जो भागे हुए हैं हमारे एक सेंसेशनल मर्डर केस में। उनके नाम इनके सामने आए तो उसके लिए इन्होंने ट्रैप लगाया अपनी टीम के साथ। और लास्ट नाइट एनकाउंटर में जो है ड्यूरिंग एनकाउंटर लास्ट हुआ है उनका 2 वांटेड क्रिमिनल जिनके बाद में नाम पता चले मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्या पांडे, ये पकड़े गए हैं। और इन्होंने जो है पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में जो है फायर किया। जब उनको ओवरपावर करने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया तो सेल्फ डिफेंस में भी इन्होंने फायर किया और उनको ओवरपावर किया। अभी फ़िलहाल ये दोनों इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्या पांडे। बैकग्राउंड में मैं बता दूं कि 9 फरवरी को एक इंसिडेंट हुआ था, बवाना थाने का इंसिडेंट है, जिसमें वैभव गांधी नाम के एक बिजनेसमैन जो है ड्यूरिंग डे टाइम उस पर फायर हुआ था, जिसमें उसकी डेथ हुई थी। उसमें कुछ एसेलेंट्स थे जिनके इंफॉर्मेशन आई जैसे जैसे नाम आए और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। और उसमें उसी एफर्ट्स में जो है 5 क्रिमिनल ऑलरेडी इसमें पकड़े जा चुके हैं इस केस में, जिसकी एलेबरेट प्रेस ब्रीफिंग हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 साहब ने 15 तारीख को की थी। उसी के कंटिन्यूएशन में जो है ये हमारा इंफॉर्मेशन जो वांटेड क्रिमिनल है, काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल हैं ये दोनों, उसी की तलाश भी जारी थी। उसी मुहिम में ये कल रात इनका एनकाउंटर हुआ इनके साथ और जो है ये दोनों पकड़े गए हैं। जब पहले जो राउंड में जो पकड़े गए क्रिमिनल उनके नाम है रवि, और मैं याद दिला दूं रवि, दूसरा है संजय अलियास ताऊ जो कि मेन मास्टरमाइंड था, तीसरा है अरुण जो उस टाइम पर जब पकड़े गए तो उस टाइम पर भी वो ड्यूरिंग एनकाउंटर जो है पुलिस का हुआ और वो पकड़ा गया था। चौथा है संदीप पुजारी और 5वां है हरीश कुमार अलियास सोनू। ये 5 क्रिमिनल जो है पिछले जो टीम बनाई गई थी धरपकड़ में ये 5 लोग पकड़े गए थे। अभी जो कल रात को जो पकड़े गए हैं वो है मोहम्मद इरफान जो कि चांदबाग का रहने वाला है और वहाँ का बीसी भी है चांदबाग का, जिस पर 40 केसेस हैं। 40 में से 32 केसेस दिल्ली के हैं और 8 केसेस यूपी के हैं। दूसरा उसका जो इस मर्डर में शामिल था ऐश्वर्या पांडे, गाज़ियाबाद का रहने वाला है, 37 साल का है। इस पे 5 केसेस हैं और 4 केसेस इसमें यूपी के हैं और 1 केस दिल्ली का है। इनसे इस ऑपरेशन में जो है 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं विद 4 लाइव कार्ट्रिजेस। और इनसे जो बाइक मिली कल रात को वो भी चोरी की बाइक मिली जो कि समयपुर बादली से चोरी है 2025 में। स्क्वाड जो हमारा आउटर नॉर्थ का है उनकी टीम ने ये धरपकड़ की है और उसमें सफलता मिली। फ़िलहाल जो इसमें मास्टरमाइंड है और जो एसेलेंट्स है, इन एसेलेंट्स ने वैभव गांधी पे फायर भी किया था, जो मेन एसेलेंट्स हैं और ये मास्टरमाइंड है। पूरा जो इनका जो कॉन्स्पिरेसी थी और जो प्लान था उसके तहत ऑल द एक्यूज्ड हैव सो फार बीन अरेस्टेड। इसमें टीम जो है जो भी इस ऑपरेशन में शामिल थे, लेड बाय डीसीपी आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट श्री हरेश्वर स्वामी, इनको उचित रिवार्ड भी किया जाएगा। थैंक यू। सर, इसके अंदर जो बवाना हत्याकांड हुआ था, इसके अंदर विदेश में बैठा गैंगस्टर अब्दुल मलिक को अनिल पटेल ने सोशल मीडिया में पोस्ट डाला था जिसने गाली। जी हाँ, मैंने पिछली जो हमारी एलेबरेट प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें भी ये पॉइंट उठा था कि सोशल मीडिया पे जो क्लेम किया है उस तरह का ये इसमें क्या कनेक्शन है। तो हमने बताया था कि अब तक कोई इस तरह का बात सामने नहीं आई कि ये जो क्रिमिनल्स हैं इनका कोई डायरेक्ट
या इनडायरेक्ट कोई लिंक हो इन गैंगस्टर से जिन्होंने पोस्ट किया था। इस मामले में जो अलग से जो इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल हमारी जो यूनिट है वो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, वो इस मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन हमारे जो लोकल पुलिस है उसमें इस तरह का कोई कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अभी तक नहीं आया है। इन शूटरों का सर किसी गैंगस्टर के साथ कोई लिंक, कोई संबंध आ गया है? इन शूटर्स का कोई इस तरह का अभी कोई सामने नहीं है, कोई गैंगस्टर्स का। ये एक क्योंकि आप देखें इनमें कुछ कुछ केसेस इन पे पहले भी हैं और ये डेस्परेट क्रिमिनल है। जो जैसे इरफान, मोहम्मद इरफान है, इस पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, डकॉइटी, थेफ्ट, स्नैचिंग नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादातर हैं, नॉर्थ वेस्ट के भी हैं, कई ज़िलों के, दिल्ली पांडे के ऊपर भी केसेस हैं। और संदीप पुजारी जो पकड़ा था उस पर भी 2 केसेस है। अरुण जो पहले पकड़ा था और उस पर भी 6 केसेस हैं। तो ये एज सच अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई उसमें ये गैंगस्टर से इनका कोई संबंध नहीं है। ये अपना जो है अपने हिसाब से जो है अपना क्राइम कमिट करते हैं, किस हिसाब से है इनका वो। फिलहाल जो गैंगस्टर वाली कोई लिंकेज इनका नहीं है। जो अब इस बारे में पहले भी बताया जा चुका था कि मोटिव इनका रॉबरी एंगल था। जब ये बात सामने आई उस टाइम पर तो जो मेन मास्टरमाइंड है संजय अलियास ताऊ, उनसे ये हालात से पता चला कि इनका मोटिव था कि ये जो गाड़ी में जिसमें जाना था इनको, जिसमें ये आए थे वो गाड़ी को लेके जाना था, उसमें कुछ बैग्स वगैरह थे। इनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पे उन पे कैश था, उस गाड़ी को ही लेके जाना था। इसी प्रोसेस में कुछ अफरा तफरी में जो है वो इन्होंने जो है स्कफल हुआ, उसके साथ जो हुआ इंसिडेंट उसमें उसकी डेथ हो गई। सर आउटर नॉर्थ डीसीपी ने लीड किया, इनको भी एक बुलेट गोली लगा, कितना क्रॉस फायर हुआ था, कैसे? फिलहाल की जो इंसिडेंट हुआ इसमें टोटल जो है 11 राउंड फायर हुआ है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। सर ये जो रात मुठभेड़ हुई है, ऑपरेशन हुआ है, बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को खुद डीसीपी आउटर नॉर्थ लीड कर रहे थे और जब गोलीबारी हुई है उस गोलीबारी के अंदर एक गोली बुलेट जैकेट पे भी लगी है। जो ऑपरेशन हुआ है ये इसमें ऑब्वियसली हमारे जो डीसीपी साहब हैं हरेश्वर स्वामी, उनकी लीडरशिप में जो है ये हुआ है ऑन इन्फॉर्मेशन, और जो है ये सफलता भी मिली इसमें। तो बाकी ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, जो भी मौके से जो भी एविडेंसेस मिले हैं वो सीज कर लिए गए हैं। जी, ये अलग-अलग जगह के बदमाश हैं, तो इन्होंने किस तरह से साजिश रची, कोई लूट की और क्या कैसे इकट्ठे हुए? ये जो है अलग अलग जगह के बदमाश हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जो रवि है इन्फॉर्मर, ये इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि वैभव गांधी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, तो किसी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था, उसने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की संजय ताऊ, जो कि ऑलरेडी 60 मुकदमे उसके ऊपर, ये बात हम बता चुके हैं। और फिर अरुण को इन्होंने रोप इन किया। ये तीनों ने मिलकर प्लान किया आगे बढ़ने के लिए कि इस काम को अंजाम कैसे दिया जाए रॉबरी का। ये तीनों जो है संजय ताऊ और रवि और अरुण, ये सुल्तानपुरी के आसपास के रहने वाले और वहाँ मिलते भी थे अक्सर ये। तो वहाँ से फर्दर इनके जो लिंक इन्होंने बनाया, अरुण नहीं संदीप पुजारी, ये सुल्तानपुरी के थे, वहाँ से ये मिलते जुलते थे, वहाँ से इन्होंने प्लान बनाया और फिर ये जो बाकी जो क्रिमिनल्स हैं उनको रोप इन किया इस कार्यक्रम के लिए। सर वेपन कहाँ से आया इनके पास से, कहाँ से प्रोवाइड हुआ है? वेपन के अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इस बारे में जो है, क्योंकि इनके जो केसेस हैं वो यूपी से भी जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही बात सामने आएगी उसको लाया जाएगा। सर जितने बदमाश पकड़े थे मर्डर और बड़े-बड़े वारदातों में शामिल रहे हैं, तो किसी गैंगस्टर के साथ मुकदमेबाज रहे हैं? नहीं, अभी ये भी पुराने जो केसेस हैं, काफ़ी पुराने केसेस हैं, उनकी भी डिटेल ली जाएगी, किस तरह के केसेस हैं, किसी से कोई गैंगस्टर से कोई एंगल है क्या। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर और आजादपुर फ्लाईओवर से लेकर मंडी का रूट आप करनाल बाईपास रोड मुकरबा चौक देखें कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। जो बताया जा रहा है कि कई एम्बुलेंस फंसे होने की आशंका है और मंडी के गेट्स के बाहर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से उल्टे पाव आ रहे हैं। हमारे साथ एक राहगीर है, उनसे ही बात करेंगे। सर क्या हालात हैं जो अभी जाम की बात करें? हालात ये है कि आजादपुर रेल लाइन से लेके आगे तक जाम लगा हुआ है। हाँ। और रोज का ये हाल, अभी कोई ट्रैफिक का प्रशासन का कोई आमने नहीं आ रहा, जबकि ट्रैफिक वाला होना चाहिए। हाँ। अब ट्रैफिक पुलिस का है, ट्रैफिक पुलिस कोई नजर आ रहा नहीं आ रही।
तो क्या हालात है ये जाम? हालात क्या है, घंटे तक रोज का जाम लगा होता है, प्रशासन शासन कुछ भी नहीं है क्यों जाम लगता है कुछ पता इसमें। अगर इतने ट्रैफिक के अंदर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो कोई मरीज तो वैसे ही मर जाएगा। तो व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए ना, यहाँ ट्रैफिक खुलवाना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होने चाहिए। तो क्या ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आ रही? ट्रैफिक पुलिस कहाँ नजर आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं आ रही। लोग पैदल चल रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम आप पैदल आ रहे हैं, कितना समस्या लग रहा है? जाम की बात करी जाए, कितना टाइम लगा जाम बताइए। सर जाम में बहुत टाइम लगा हमें, इधर से आने में भी और जाने में। रोजा के टाइम में आप लोग का कितना हालात हो सकता है? कई घंटे से जाम लगा हुआ है। गाड़ी वहाँ खड़ी करके आए हैं, अच्छा 2-2.5 घंटे हो गए, अच्छा। जाम ही नहीं खुल के दे रहा। जाम कहाँ से आ रहे थे आप? बलसोड़ एरिया से। बलसवा डेट से आप जा कहाँ रहे थे? बलसोड़ एरिया वापस। आपस बाकी हालात तो आप देख रहे हैं क्या? चारों तरफ जाम है। मैम क्या कहेंगे, ये तो आप लोग एक त्योहार भी चल रहा है, उसको लेकर आप मंडी में आए होंगे, क्या हालात? सर ये इतना जाम नहीं लगना चाहिए। हाँ हमारे रोजे का भी टाइम है। क्या यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी नजर आया? कोई भी नहीं रहा, कोई नहीं रुकता है, कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं कोई किसी काम नहीं करता। देख सकते हैं कि आप ये बात करी जाए कि जिधर भी आपकी नजरें जाए उधर तक जाम है। आप देखिए कि अब ये चारों रूट ब्लॉक हो गया, सर्विस रोड से लेकर सारी रूट ब्लॉक हो गया। आप देखिए जो ट्रक के ड्राइवर है, आप देखिए स्पेस भी नहीं दे रखे हैं, थोड़ा भी स्पेस नहीं है, क्योंकि उनका स्पेस देखिए आप गाड़ी भी नहीं निकाल सकते। आप देखिए लोग फंसे हुए हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। सर क्या हालात है? अरे जाम से आ रहे, कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। क्या कोई ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है? कहीं पे भी नहीं निकल रहा। क्या ये हमेशा जाम लगता है यहाँ? हमेशा जाम लगता है। तो क्या जाम लगने के कुछ रीजन पता चल पाया क्यों जाम लग रहा है? रीजन यही है कि सब्जी मंडी है यहाँ पे। अच्छा प्रशासन की दिक्कत है यहाँ पे? प्रशासन नहीं है? हाँ प्रशासन अभी तो क्या जाम लग रहा है। प्रशासन नजर नहीं आ रहा? नहीं। लेकिन लोगों के क्या क्या कमेंट है कि यहाँ प्रशासन नहीं होने के वजह से हमेशा जाम लगता है, और ये हालात आज से नहीं कई महीनों से इसी तरह से झुकना पड़ता है, जिसको लेकर ये अभी तक यहाँ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कोई भी नजर नहीं आ रहा। आप देखें कि रूट की बात करते हैं, जिधर तक आपकी नजरें जाएगी उधर तक ही जाम नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आप ये देखें आजादपुर फ्लाईओवर के नीचे का जगह है, आप देख सकते हैं ये ड्राइवर है, एक बार उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं यहीं से आ रहा हूँ, मंडी से। अच्छा कितने टाइम हो गया जाम में फंसे? कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे। क्या कोई ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आ रहा? नहीं कोई भी नहीं है जी, कोई भी नजर नहीं आ रहा? पुलिस तो यहाँ पे आती है ट्रैफिक खुलवाने के लिए। अच्छा कम से कम 2-2.5 घंटे से खड़े हैं। 2-2.5 घंटे से हैं। हाँ। बाकी कोई ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी नहीं कोई नहीं आता यहाँ पे। वो कहना है। आप देखें कि यहाँ आप रूट देखें कि रूट की बात करेंगे, आप देखें कि रेड लाइट है, रेड लाइट के साथ में देखें कि अब हमारे साथ में और भी बात करेंगे। कहाँ से आप आ रहे हैं? हिमाचल से। हिमाचल से आ रहे हैं। कितने घंटे हो गए जाम में? जाम में तो 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गया। तो क्या यहाँ अभी तक कोई ट्रैफिक के अधिकारी मिला? अभी तक तो कोई नहीं। क्या जाम लगने के क्या रीजन है कुछ पता चलता है? जाम लगने से नहीं, ये देख लो आपके सामने से लोग आ रहे थे बड़े बड़े। अच्छा देखिए यहाँ हालात ये है कि ड्राइवर के भी कहना है कि कई घंटों से जाम में जूझ रहे हैं, बाकी यहाँ कोई भी ट्रैफिक के अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। जय हिंद जय भारत। इसके साथ रोड को क्लियर मिल सकता है। बाकी आप देखें कि इस रोड की बात करी जाए, आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी वहाँ तक ये रोड ही जाम है। अब इस रूट पे आप देखें कि लोग उल्टे गाड़ी लेके आने के कोशिश करते हैं। साथ ही आप देखें इस चौक की बात करी जाए, आप दूसरी तरफ रोड पे देखें कि किस तरह से इतना जाम है। जिस तरह से यहाँ आसपास के लोगों के यहाँ तक कहना है कि जब यहाँ जाम की समस्या लगातार बरकरार रहता है और उसके बाद यहाँ कोई भी ट्रैफिक पुलिस का कोई भी अधिकारी नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं एक रूट की बात करी जाए, आप देख सकते हैं आने वाले रूट की थोड़ी देर के लिए खाली है, उसके बाद दूसरे रूट पे देखिए कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। आप देखिए ये लोग किस तरह से उनकी आना पड़ रहा है, मजबूर है, उस पर जाम लगा हुआ है। उसके साथ में आप देखें इस रेड लाइट की बात करी जाए, रेड लाइट पे आप देखें यहाँ
सबसे ज्यादा ई रिक्शे के जो चालक होते हैं, आप देखें कि रोड पर किस तरह से गाड़ी लगाते थे और रॉन्ग साइड आते हैं। आप देखिए रॉन्ग साइड आने की वजह से देखिए ये हालात है। आप देखिए ई रिक्शे के क्या है, आप ई रिक्शे वाले के देखिए, ई रिक्शे में ड्राइवर देखिए किस तरह से रोड पर लगाया हुआ है। आप देखिए यहाँ रोड पे जाने के लिए ताकि वहाँ सवारी भर रहा है। अब देखिए ये रूट आपके ये रूट देखने को मिल रहा है कि आप देखिए कि क्या हालात है। आप खुद देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के सबसे बड़ा एशिया की आजादपुर है, वो ये हालात देखने को मिलते हैं, हमेशा देखने को मिलता है। साथ ही आप देखें दूसरे तरफ ई रिक्शे की बात करी जाए, देखिए ई रिक्शे आप देखें कि बीच रोड पर लगा के सवारी उठाते हैं और इन ई रिक्शे पे कोई भी अधिकारी इन पर कोई कदम नहीं उठा पा रहे। आप देखें कि रेड लाइट के साथ में आप देखें इन्होंने स्टैंड बना रखा है, इसकी वजह से लगातार जाम होता है। बाकी यहाँ के ट्रैफिक के अधिकारी की बात करी जाए, इस मामले पे कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जिस तरह से लगातार ये जाम का समस्या बढ़ते जा रहा है, ई रिक्शे के कहर और ग्रामीण सेवा के है जो जगह जगह बस स्टैंड और स्टैंड बना रखे हैं रेड लाइट पे, उसकी वजह से समस्या जाम होता है। इस मुद्दे को लेकर अभी तक ट्रैफिक पुलिस कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। जय हिंद जय भारत। नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, वो कहीं रुक नहीं रहे हैं। महंगाई की मार इतनी लगातार उन्होंने बढ़ा दी है कि जनता परेशान है। आज 8 मार्च है। सबसे पहले तो सभी को, महिलाओं को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और जब महिला दिवस आता है तो हमें याद आता है कि दिल्ली में जो चुनाव हुए थे तो दिल्ली में मोदी जी ने मंच पे खड़े होकर ये कहा था कि फरवरी में हमारी सरकार बनेगी और 8 मार्च को दिल्ली की सारी महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। 2 साल से महिलाएं वेट कर रही थी, 1 साल निकल गया, 2025 निकला, 2026 आ गया। 26 में उम्मीद थी कि शायद मोदी जी है और रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये देंगी। लेकिन ये देखिए कि 2,500 तो कहीं किसी को मिले नहीं। 2,500 तो छोड़िए, 2.5 रुपये किसी को नहीं मिले, किसी महिला को नहीं मिले। लेकिन गैस के दाम आज के दिन 60 रुपये, 2, 4, 5 रुपये नहीं, 60 रुपये सीधा जो है बढ़ा दिए गए हैं। जो सिलेंडर दिल्ली में 853 रुपये का था, अब वो लोगों को, दिल्ली के लोगों को 913 रुपये का मिलेगा। 2014 में गैस के सिलेंडरों के दाम 400 रुपये के आसपास थे। 12 साल में मोदी जी ने और प्रधान और भारतीय जनता पार्टी ने इनको बढ़ाकर 400 रुपये से 913 रुपये पहुंचा दिया है। और ये खबरें हैं कि ये रुकने वाला नहीं है, ये महंगाई की मार रुकने वाली नहीं है, ये और बढ़ने वाली है। तो आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, करोल बाग के सारे हमारे जनता, महिलाएं, कार्यकर्ता, वो इस मांग को लेकर और अपना विरोध दर्ज करने के लिए खड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं कि इस तरह से अगर आप जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालोगे तो जनता, आम जनता की, दिल्ली के गरीब जनता की कमर टूट जाएगी। और हम उसके लिए उनके साथ खड़े हैं, उसी के विरोध पे यहाँ पर आए। जिस वादों को लेकर सरकार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी भाजपा ने, वो वादे जो है वो ग्राउंड पर नहीं उतर रहे हैं, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, वादे तो पूरे नहीं हो रहे हैं, बल्कि उल्टा जो है, जो दूसरी चीजें उनको जो है महंगाई बढ़ा के जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दिन महिला दिवस पे सिलेंडर घर में सबसे पहले महिलाएं रिसीव करती हैं। आप और हम तो काम पे ड्यूटी पे जाते हैं। जो महिलाएं घर पे होती हैं, सिलेंडर वाला आता है, वो पर्ची जो है दे के पैसे जो है वही देती हैं। तो आज के दिन मोदी जी और रेखा गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को ये तोहफा दे रही है कि गैस सिलेंडर पे 60 रुपये बढ़ा दिए हैं। हम इसका विरोध करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि ये पैसे बढ़े हुए वापस लीजिए, नहीं तो इस पे आगे जो है इस विषय पे और महंगाई के विषय के ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाओं को भी आपका संदेश है आज महिला दिवस पर कि वो भी इस सब चीज़ों पर ध्यान दें, किस तरीके से? बिल्कुल, महिलाएं जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है सरकार बनाने में, क्योंकि पुरुष तो जो है वो कई बार उनके फैसले बदल जाते हैं इन्फ्लुएंस में आके, लेकिन महिलाएं जो हैं जिसको मानती हैं कि ये सही है उसी को वोट करती हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि आने वाले सभी चुनावों के अंदर जो गलती 25 में हो गई वो हो गई, लेकिन आने वाले सब चुनावों के अंदर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने, हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों की सेवा की है। सबसे पहले महिला दिवस पर सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज जिस बात का करोल बाग विधानसभा में प्रदर्शन किया जा रहा है विधायक जी के नेतृत्व में,
सिलेंडर को लेकर आज जो प्रदर्शन किया है, सिलेंडर एकदम से 60 रुपये बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। वैसे तो ये बीजेपी की जो सरकार है जुमलेबाज सरकार है, आज तक इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। राज तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन जमीन पे उतर कर करें तब बात है ना। क्या अपील है आपकी सरकार से कि किस तरीके से जो है उन वादों पर हम यही कहना चाहते हैं, जितने वादे किए उन पे पूरा करें। वो 2500 रुपये उन्होंने आज तक नहीं दिए, सिलेंडर होली दिवाली नहीं दिया, ऊपर से ये मार और कर दी कि 60 रुपये बढ़ा दिए। 2013 में हम 400 रुपये का सिलेंडर लेते थे और आज महिलाएं घर चलाती हैं और 400 से सीधा 913 रुपये पर आना बहुत बड़ी बात है। अगर दिल्ली सरकार ने नहीं दिया तो क्या आम आदमी तो महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में आगे रहती हैं और सत्ता पलटने में भी महिला सबसे आगे रहेंगी। देश दुनिया की बात करी जाए, एलपीजी गैस सिलेंडर का कीमत बढ़ते ही लोगों का जेब पर पड़ा भारी नुकसान। जिस तरह से घरेलू सिलेंडर की बात करी जाए, लगातार रेट बढ़ती हुई नजर आ रहा है। साथ ही कमर्शियल गैस की बात करी जाए, उसमें होटल छोटे व्यापारियों की जेब पे भारी पड़ सकता है। जिस तरह से देश देख सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर का कीमत बढ़ने से लोगों के क्या क्या नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से एलपीजी गैस का रेट बढ़ा है, उसके वजह से आप देख सकते हैं कमर्शियल गैस जो है उस पर करीबन 30 से 50 रुपए की बढ़ोतरी हो चुका है। आने वाले टाइम में इसी तरह से रहेगा तो लगातार। मनीष कुमार खुराना है, मैं कन्वल गैस सर्विस पर एज ए मैनेजर के रूप में कार्य देखता हूं। सर, गैस के जो दाम बढ़े हैं, कमर्शियल पे 115 रुपये और घरेलू पे 60 रुपये, कैसे देखते हैं इसको? और जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है। देखिए, महंगाई चरम सीमा पर तो है ही है, मैं उसको तो भले ही नहीं मानता हूं, लेकिन अभी क्या है, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है जैसा कि सभी को पता है, और युद्ध में काफ़ी क्षति हो रही है, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी सब बाहर से आता है, जिसकी वजह से असुविधा हो रही है और कच्चे तेल बैरल का रेट बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार को मजबूरन ये पैसा बढ़ाना पड़ा और काफ़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ ही रहा है। परंतु अभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत तक गैस आसानी से पहुंच रही है और हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार के भंडार में कोई कमी है, और जैसे ही कोई परेशानी आएगी हम आपको मीडिया को बताएंगे। तो आम जनता पर कितना फर्क पड़ेगा सर? आम जनता पर, गरीब घरों में तो फर्क पड़ता है कि मिडिल क्लास का आदमी देखता है भाई, उसका जिसका पैसा जो बढ़ा है उससे काफ़ी लोगों में एक तरह से रोष भी है, लेकिन एक तरह से जोश भी कि इतना कुछ होते हुए, इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी हमारा देश स्थायी बना हुआ है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। अगर ये भंडार ना होता सरकार के पास तो कितना बड़ा एक संकट पैदा हो जाता हमारे पास। ये तो शुक्र है कि 20-25 दिन का, 30 दिन का स्टॉक था और अधिक से अधिक मात्रा में सरकार काम कर रही है ताकि जनता को, भारत सरकार की जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। कमर्शियल का रेट बढ़ा हुआ है, उससे जो खाने वाले लोग हैं होटल पर, क्या होटल के जो मालिक है उन पर असर नहीं पड़ेगा? और देखिए, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है, क्षति तो कहीं ना कहीं होती ही है, परंतु जान है तो जहान है। हम फिर भी सुरक्षित हैं भारत जैसे देश में। हमें गर्व है कि हम भारत जैसे देश में जन्म लिया है, जहां सब एकजुट होकर मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हम बड़े ही भाग्यशाली समझते हैं कि हम सब भारत के निवासी है, भारत देश के वासी हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जहांगीरपुरी प्रयास में, जो अनेकों तरीके से अपना अपना बच्चा परफॉर्मेंस दिया और साथ ही महिलाओं का कई तरीके से अपना अनुभव दिया। साथ ही जो टाटा पावर में लड़के या लड़कियां, महिलाएं जो काम करती हैं, करीबन महिलाएं टाटा पावर में 185 महिलाएं जो उसमें काम करती हैं, जो प्रयास से जुड़ी हुई हैं और वहां से काम सीखकर टाटा पावर ने नौकरी दिया। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के भी स्टाफ थे, उन्होंने एक चीज बताया कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है या कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई भी रोजगार करना चाहता है, उसको बैंक के तरफ से सारी सब्सिडी तैयार है और मिल रहा है। साथ ही अनेकों तरह से कई महिलाओं, बच्चे वहाँ मौजूद रहे जिन्होंने अपना अपना कला दिखाया। जिस तरह से एक महिला ब्यूटी पार्लर का काम सीखा, उसके बाद
उस महिला ने करीबन 2 से 3 महिलाओं का रोजगार दिया। साथ ही कई ऐसा कंटेंट है जो प्रयास में सिखाया जाता है, उसको लगातार जो वहाँ का टीचर है उस बच्चे बच्चिया का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि महिला दिवस पे इस तरह से एक तोहफा देना, जिस तरह से समस्या लगातार बढ़ते जा रहा है कि जो नारी शक्ति होती है एक अद्भुत होती है, अपने आप अदा को श्रीवास्तव चाहे है। मैं तो कुछ भी जन शिक्षण संस्थान प्रयास जहांगीरपुरी में डायरेक्टर हूँ और मैंने 2016 में ज्वाइन किया था एज ए डायरेक्टर। मैम, आज महिला दिवस पे प्रोग्राम रखा गया है, इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं महिला दिवस पे? एक्चुअली महिला दिवस तो हम पिछले कई सालों से मनाते आए हैं और इस बार का जो महिला दिवस है वो हमारे लिए खास है। इसमें हमने जो हमारे बच्चे यहाँ से स्किल सीख करके जाते हैं, उसके बाद वो स्किल सीखने के बाद वो क्या कमा रहे हैं, क्या अर्न कर रहे हैं, अपने पैरों पे कैसे खड़े हो गए, ये हमारा मेन मुद्दा था, मेन उद्देश्य था। क्योंकि अब हम डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में हम लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो हमारा 2 दिन का भोपाल में अभी कॉन्फ्रेंस भी था, जिसमें सेक्रेटरी मैम का मेन फोकस ये था कि कोई भी बच्चा स्किल ले ले ये ही काफ़ी नहीं है, स्किल के बाद वो क्या कमा रहा है और किस लेवल पे जा करके कर रहा है, मार्केट में कैसे कंपटीशन कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज के महिला दिवस पे सारे बच्चों का को भी यही संदेश था और सारे गेस्ट का भी यही संदेश था कि आगे आने वाले समय में सिर्फ हम लाइवलीहुड की बात करेंगे और स्किलिंग के साथ साथ लाइवलीहुड में आप कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, कैसे आप अर्न कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन को आप मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। और जन शिक्षण संस्थान में बच्चे जो आते हैं वो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। गरीब तबके क्या कहते हैं, मैं कह सकती हूँ कि डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, जिनको कि घर से चाहे लड़कियां हो चाहे इवन लड़के भी हैं, जिसमें कि उनको घर में बहुत प्रेशर होता है कि कुछ काम करें लड़कों को, और लड़कियों को ये प्रेशर होता है कि बाहर जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और घर में कमाई भी इतनी नहीं है और बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिला को परेशान होकर के निकलना पड़ता है। हमारी टीचर्स, हमारे स्टाफ सब जा कर के उनको मोटिवेट करते हैं और उनको ये कह करके ले आते हैं कि स्किल, हुनर आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम हुनर दे देते हैं तब हम उनको बताते हैं कि हुनर के बाद आपको कमाना बहुत ज़रूरी है, तब आप अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे, अपने बच्चों की देखभाल कर पाएंगे। और जब बच्चे ये कर पाते हैं तो पूरा परिवार उनका साथ देता है, पूरा समाज उनका साथ देता है। यही संदेश आज हम बच्चों को दे रहे हैं कि आप, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, थोड़ा बहुत कुछ करने से नहीं काम चलेगा, आपके अंदर परफेक्शन होना चाहिए। हर फील्ड में आप परफेक्ट होंगे तब आप मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं। अब वो समय चला गया कि आपने कुछ सीख लिया, पार्लर सीख लिया, थोड़ा बहुत सीख लिया और हम थ्रेडिंग वेडिंग बना लिया, हमने सिलाई सीख ली, 1-2 सूट सिल लिया, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि नए नए फैशन आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, तो आपको मार्केट से भी कंपटीशन करना है। इसलिए आपको अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना है मार्केट के लिए। मैं डॉक्टर सुमन धवन, कैंपस डायरेक्टर कस्तूरबा कैंपस, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से हूँ। महिला दिवस पर मैम क्या कहेंगे, आप प्रयास में आए हैं, यहाँ अनेकों तरह की बच्चियाँ रहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रयास के साथ मेरा परिचय काफ़ी पुराना है और प्रयास में मैंने ये पाया है कि न केवल लड़कियां बल्कि लड़के दोनों तरह के बच्चे आते हैं और दोनों के ही एम्पावरमेंट के लिए काम करती हुई ये संस्था प्रयास है। इसका अपना जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल सोसाइटी के लिए वो बहुत ज़्यादा है और इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य पे जो मैसेज देना चाहती हूँ वो न केवल लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी देना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है कि वो जिस तरह से काम कर रही हैं, बराबरी के पथ पे चलते हुए अपने अस्तित्व को और स्ट्रांग करें। और लड़कों के लिए जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ कि वो उनके साथ जुड़ के सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है, समाज दोनों पलड़ों पे चल रहा है। तो दोनों पलड़ों के साथ बढ़ने से ही लड़कियों को भी हमें सपोर्ट करना है, लड़कों को भी हमें सपोर्ट करना है। लेकिन लड़के अगर लड़कियों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइवल नहीं समझेंगे, अपने को ऊपर नहीं समझेंगे, तो शायद सोसाइटी बहुत अच्छा ग्रो करेगी।
और मैं ये कहना चाहूंगी, जहां हम कहते हैं कि लड़कियां अपनी रक्षा खुद करें, वहीं अगर हम ये कहें कि लड़के लड़कियों की रक्षा करें, वो सोसाइटी में बहनों की तरह से इज्जत दें लड़कियों को। हर घर में बेटी पे तो ये सवाल उठाया जाता है, तुम क्यों गई बाहर, इतनी देर को क्यों गई, समय से क्यों नहीं आई, या ऐसे कपड़े क्यों पहने, वैसे कपड़े क्यों पहने। वहीं एट द सेम टाइम अगर हम अपने लड़कों को भी संस्कार दें, शिक्षा दें कि वो लड़कियों को अपनी बहनों की तरह देखें, सोसाइटी में एक इक्वलाइजेशन का माहौल हो, और लड़कों के पेरेंट्स भी उनसे सवाल करें कि अगर तुम बाहर थे तो कहाँ थे और क्या कर रहे थे, तो शायद बहुत जल्द सोसाइटी चेंज हो जाएगी और बहुत कंट्रीब्यूटरी हो जाएंगे सारे के सारे लोग, और उससे जिसको कहते हैं हम विकसित भारत, उसकी अवधारणा और मजबूत होती चली जाएगी। मैम, एक आपने चीज बोली थी कि लड़कियों के कपड़े के ऊपर, आप इस पे क्या कहेंगे? जो आज की जनरेशन है, जिस तरीके से देखा गया है कि कपड़े भी अलग अलग तरीके से पहने होते हैं, छोटे कपड़े पहनती है, उनके लिए, उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहूंगी कि अपनी गरिमा को खुद बनाए रखें, वो हमारे ही हाथ में है। हम क्या चुनाव करते हैं, किसी भी जगह पे जाने के लिए हमारी गरिमामय उपस्थिति दर्ज हो, ऐसी गरिमा को हमें खुद ही बनाना है, कोई हमें बाहर से नहीं सिखाने आएगा। लेकिन हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति है, ये संस्कृति जो विदेशों से चली आ रही है, उसके ऊपर अपनी छाप को और मजबूत करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें खुद छोटेपन से ये समझाना पड़ेगा बच्चों को कि मर्यादा के मायने क्या है। तो आप इस बात को मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं परिवार की भी जो सदस्य है उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते थे उसी टाइम से उनको शिक्षा और कपड़े के देखभाल करना चाहिए? वो तो इन अ वे आपकी पर्सनल चॉइस है, उसके ऊपर इस तरह सार्वजनिक मंच से मैं कुछ कहूं तो वो ठीक नहीं होगा। हर परिवार को अपनी भूमिका इसमें खुद ही निर्धारित करनी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं कि भारत की संस्कृति अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, तो हमें भारत की संस्कृति को बचाना होगा। वो इमोशंस में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी शिक्षा, जैसे आपने ये बात की कि हमारी ड्रेस सेंस कैसी होनी चाहिए, वहीं हमें इमोशंस पे भी बचपन से ही काम करना चाहिए। जरा सी ठेस लगते ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मन विचलित हो जाए। हमें आना चाहिए कि हमें अलग अलग सिचुएशंस में अपनी इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो नारी शक्ति को आप एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। बिल्कुल, और एंड इन ऑल रिस्पेक्ट्स फाइनेंशियली भी फ्री होना चाहिए उन्हें। ये नहीं कि उन्हें कुछ भी चाहिए तो वो किसी की तरफ मुंह उठा के देख रही हैं। उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, और सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल पे आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा स्ट्रांग मैसेज है सभी बच्चियों के लिए। सभी अपने अपनी दिशा को निर्धारित करें, कैसे उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट आने वाले टाइम में कैसी होगी, 50 साल के बाद या 60 साल की उम्र पे भी ऐसा ना हो कि उन्हें किसी से कुछ मांगना पड़े। और साथ ही उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो खुद को आगे बढ़ा सकें और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, और आने वाली पीढ़ियों को भी इमोशनल बैलेंस। कुमार है और मैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब नेशनल बैंक से। जी सर, आज ये महिला दिवस पे क्या कहेंगे आप जिस प्रयास में आए हुए थे? आज हम JSS प्रयास में महिला दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं, और यहाँ महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। लास्ट ईयर भी हम आए थे, और हम महिला को सशक्त करने के लिए बैंक की तरफ से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जिसमें SSG की स्कीम है, PMFME की स्कीम है, PMEGP की स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, वो सब हम यहाँ पे महिलाओं को बताते हैं, जिससे कि महिला अपना छोटा छोटा या कोई बड़ा रोजगार करना चाहें तो वो इन स्कीम्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। साथ ही एक PM विश्वकर्मा भारत सरकार की स्कीम चल रही है जो बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें वो भी हम यहाँ पे गाइड करते हैं महिलाओं को, जिससे कि वो अपना स्तर पे काम करें, अपने पैरों पे खड़े हों। जो बच्चियाँ इस JS प्रयास में पढ़ती हैं, क्या उनके लिए कुछ ऐसी भी बैंक की तरफ से मिल सकता है मोटिव, जो फाइनेंशियली कमजोर है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है और पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हो गया, मैं IAS IAS बनना चाहता हूँ?
बैंक की तरफ से एजुकेशन लोन की सुविधा होती है और सभी बैंक में ये सुविधा रहती है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। जो भी बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं बैंक से। मैं राजेश, सहायक निदेशक कौशल विकास एवं उद्यम शिक्षा मंत्रालय से उसे नई दिल्ली से कार्यरत हूँ और यहाँ JSS प्रयास जहांगीरपुरी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आया हुआ हूँ, जो कि काफ़ी सराहनीय है। महिला दिवस की बात करें क्या बच्चियां यहाँ देखा गया है कि सैकड़ों की संख्या में पढ़ती भी और रहती भी, अनेकों तरीके से कलाकारी भी सीखती है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कौशल विकास एवं उद्यम शिक्षा मंत्रालय की ओर से जन शिक्षण संस्थान जहांगीरपुरी को लेवल 1 और 2 के कोर्सेज जहाँ पर कराए जाते हैं, जिसका ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ है। ये हालांकि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, लेकिन बच्चे इस कोर्स को करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजीविका के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि उनके परिवार को आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे गरीब तबके से आते हैं, तो ये पढ़ाई के लिए उतना ड्यूरेशन जो हमारा 1 year 2 years होता है या महंगे कोर्सेज होते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये बहुत अच्छा इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से, और जन शिक्षा संस्थान वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है। तो लेवल 1 2 के कोर्सेज जो 3 to 6 मंथ के कोर्सेज हैं, उसको इन बच्चों को आगे भी प्रेरित करना चाहिए कि ये 1 और 2 ईयर से करें, ताकि इन बच्चों की जो स्किल है उसमें सुधार हो और हमारे देश के आगे बढ़ने में वो सक्षम हो और अपना योगदान। जी, मेरा नाम मनीषा वाधवा है। मैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से हूँ और सोशल इम्पैक्ट ग्रुप को हेड करती हूँ। जी मैम, ये जो महिला दिवस पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, जिसमें यहाँ देखा गया कि संख्या लगातार बढ़ती जाती है हमेशा, इन दोनों बच्चियों के लिए आप क्या महिला दिवस पर मैसेज देना चाहेंगे? महिला दिवस पे मेरा मैसेज चाहे बच्चियों से हो या बच्चों से हो, आज कोई भी कम नहीं है, ना लड़की ना लड़कियां, ना लड़के ना लड़कियां। सो सभी से मेरा एक ही मैसेज है, इंडिपेंडेंट रहिए, निर्भय रहिए। हम खुद कई दफ़ा मैं अपनी बच्चियों को, मेरी 2 बच्चियां हैं विद गॉड्स ग्रेस, कई बार उनको मैं मना करती हूँ, यहाँ मत जाओ बेटा, रात हो गई, अंधेरा हो गया, मत जाओ। तो कुछ डर हर पेरेंट के मन में होता है, रहता है, बट हमेशा हम अपनी बच्चियों को यही सिखाते हैं और आप सबसे भी मेरा यही मैसेज है कि जितना हो सके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने आप को निडर बनाएं और जो परिस्थितियों उससे लड़ने के लिए भरपूर हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखें। दैट इज द ओनली मैसेज फॉर मी। सबसे अहम मुद्दा ये है कि आज के डेट में बच्चियां इस चीज को लेकर डिप्रेशन में आ जाना या किसी व्यक्ति धमका देना, उनके लिए क्या मनोबल बढ़ाने के लिए क्या उनको मैसेज देंगे? बहुत कॉमन है आज की डेट में डिप्रेशन में जाना लोगों का। मैं खुद ये बोलूं कि एक समय ऐसा था, बहुत साल पहले, मैं बहुत एक मान लीजिए कि डरपोक किस्म की लड़की थी, बहुत कंफर्टेबल नहीं थी क्राउड में जाने में एंड ऑल दैट। बट देन वो एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा क्षण आता है जब आपको पहचानना पड़ता है कि शायद जरूरत है टू कम आउट ऑफ योर शेल। सो हिम्मत तो खुद को करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स या आपके पड़ोसी या कोई भी दोस्त मित्र ऐसे हैं जो थोड़ा आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपके साथ है, तो आई थिंक दिल्ली दूर नहीं है। यू आर गुड इनफ, बट वो पहचानना आपको अंदर खुद से ही पड़ेगा कि जब तक आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो गिव दैट ट्राई टू योरसेल्फ। शर्मा है, मैं प्रयास के मैनेजर एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पर मैनेजर के रूप में काम कर रही हूँ प्रयास में लास्ट 20 साल से। और अभी जो है मैं टाटा पावर डीडीएल का एक CSR प्रोजेक्ट देख रही हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें मेरे साथ 285 महिलाएं हैं और वो महिलाएं मिलकर टाटा पावर डीडीएल की कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखती हैं और स्किलिंग सेंटर्स चलते हैं, वो जो सेंटर्स चलाती हैं उसमें इंस्ट्रक्टर्स हैं और वुमेन लिटरेसी सेंटर्स भी वो महिलाएं चलाती हैं। टोटल महिलाएं जो है टाटा पावर डीडीएल प्रोजेक्ट में वो 285 महिलाएं हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सशक्त महिला को लेकर हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी 285 महिलाएं हैं ये सारी झुग्गी क्लस्टर्स की महिलाएं हैं और आज प्रयास के साथ मिलकर टाटा पावर डीडीएल प्रोजेक्ट में एज ए एम्प्लॉय काम कर रही हैं।
महिला दिवस में उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या उनके साथ और भी महिला बच्चियां जुड़ना चाहती हैं? हाँ, ये जो मैं महिला दिवस पे इन महिलाओं के लिए, मेरे महिला स्टाफ के लिए और जो महिला बेनिफिशरीज मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे वो लोग प्रोजेक्ट के साथ मिली, अपने परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए प्रोजेक्ट में साथ में आई, कमाना स्टार्ट किया, ऐसे जो हमारे बेनिफिशरीज जुड़े हुए हैं उनको भी ऐसे ही मोटिवेट करें कि वो उनको देख के कुछ सीखें और कोशिश करें कि वो उनके लिए एक आइडल बने, और वो भी बेनिफिशरीज चाहें कि हम अपनी मैडम की तरह, अपनी दीदी की तरह, अपनी आभा दीदी की तरह, अपनी WLC इंस्ट्रक्टर दीदी की तरह पढ़े लिखे और कमाना स्टार्ट करें, ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सके और अपने बच्चों को पढ़ाई में, अपने पति को फाइनेंशियल उसमें सपोर्ट दें, कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के साथ चले। और आज जैसे वो अपने परिवार का सहारा बन सकी है, अपनी बेनिफिशरीज को भी वही सिखाए कि आगे चलकर पढ़ लिख कर वो भी अपने परिवार का सहारा बने, अपने बच्चों के लिए एक आइडल बने, अपने बच्चों का जो है ताकि उनकी बेटियां भी ये देखें, जैसे मेरी मम्मी ने इतना परिवार की परिस्थितियों होते हुए भी, एक झुग्गी क्लस्टर में रहते हुए, एक मुस्लिम महिला होते हुए कोशिश किया कि मैं पढ़ूं और बाहर निकलूं। इस एज में वो पढ़ी है, बाहर निकली है, कमाना स्टार्ट किया है, वैसे वो बच्चे भी कमाएं। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, हिंदूराव अस्पताल कुछ टाइम पहले मरीजों की शिकायत हुआ करती थी कि टाइम टू टाइम दवाई नहीं मिलना, और जो पर्ची में लिखी होती थी दवाई वो नहीं मिल पाती थी। मगर अब वहीं हिंदूराव अस्पताल में पर्ची पे जो दवा लिखा होता है सारी दवाइयाँ मिलती है, और साथ ही यहाँ के स्टाफ की बात करी जाए और मरीजों की बात करी जाए, मरीजों की संख्या लगातार हिंदूराव अस्पताल में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही जब मरीजों के पहले शिकायत मिलती थी कि दवा नहीं मिलता है, अब पूर्ण तरीके से सारी दवाइयाँ मिलती है। उसके साथ ही एक RW के शौचालय अस्पताल के जो बाहर बना हुआ है वो कई महीनों से ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से आम जन और पब्लिक का जो सुविधा बना हुआ था शौचालय जाने के लिए, मगर कई महीनों से ताला बंद है। उसके वजह से आसपास के लोगों का शिकायत है कि RW के जो शौचालय बनाई गई थी उसको ओपन कर दिया जाए, जिसके वजह से जनता और मरीजों के लिए सुविधा मिल सके, जिसके अधीन आसपास के बावजूद भी इस मामले को लेकर अभी तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जय हिंद, जय भारत। जमजम फाउंडेशन। सुनील जी, इंदिरा हॉस्पिटल आप आए हुए हैं, क्या कुछ कमियां या कुछ सकारात्मक चीजें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? ऐसा है, इंदिरा हॉस्पिटल एक दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसके अंदर 900 बेड की व्यवस्था है जी। और मैं समझता हूँ कि अधिकतर बेड यहाँ पर फुल ही रहते हैं, मरीज यहाँ पर एडमिट ज़्यादा होते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखती है वो मैं देखता हूँ यहाँ पर सुलभ शौचालय नहीं है जी। अगर एक पेशेंट एडमिट होता है तो उसके साथ 2 अटेंडेंट यहाँ रुकते हैं जी, और उन अटेंडेंट के लिए यहाँ पर सुलभ शौचालय की बहुत ही ज़रूरत है। इतना बड़ा हमारे पास स्पेस है इंदिरा हॉस्पिटल के अंदर, और दिल्ली नगर निगम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को संज्ञान में लें, इनके वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान में लेकर और यहाँ पर सुलभ शौचालय बनाएं, ताकि जो मरीजों के साथ जो उनके तीमारदार यहाँ पे रुकते हैं उनको नहाने धोने का, उनको टॉयलेट की व्यवस्था सुचारू रूप से उनको यहाँ मिल सके। ये बहुत दिक्कत आ रही है, और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत जल्द से जल्द इस कमी को ये देखते हुए इसको संज्ञान में लेकर इस पर काम शुरू किया जाए। एक छोटा सा सुलभ शौचालय जो है RW ने के फंड से बनाया गया था, जो कि फिजियोथेरेपी सेंटर के बिल्कुल बराबर में बना हुआ है, वो भी कई साल से बंद पड़ा हुआ है। तो मैं अस्पताल प्रशासन से, हमारे हिंदू हॉस्पिटल के MS, CMO, इन सब से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो RW के फंड से वो शौचालय बना था उस शौचालय को भी शुरू किया जाए, ताकि थोड़ी राहत मिल जाए। इसके अलावा बीच में दवाइयाँ नहीं आ रही थी, मगर अब पर्याप्त मात्रा में जो है हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी में दवाइयाँ आ रही हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट की आती है। ट्रांसपोर्ट की समस्या यूँ आती है कि यहाँ पर DTC की बस चलती थी 23 नंबर और 9 नंबर, वो कई सालों से बंद पड़ी हुई है जी। आज हॉस्पिटल में गरीब आदमी को पहुँचना होता है ना जी, तो कोई सुविधा नहीं है बस सेवा की। उसे ऑटो से आना पड़ता है या बैटरी रिक्शा से आना पड़ता है, या फिर मलकागंज चौक को उतर के वहाँ से पैदल आना होता है।
तो मैं प्रशासन से ये आग्रह करूँगा, दिल्ली की सरकार से ये आग्रह करूँगा कि एक हिंदू हॉस्पिटल के अंदर बस सेवा की सुविधा होनी चाहिए। वो खाली मरीजों के लिए नहीं है, जो हमारे हिंदू हॉस्पिटल में स्टाफ काम करता है, जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी वो, क्योंकि एक पहाड़ी पे बना हुआ हॉस्पिटल है और जो लोग मेट्रो से आते हैं उनको ऊपर आने में बहुत दिक्कत होती है रात को। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक बस सेवा की सुविधा हो। इसके अलावा मैं अपनी जमजम फाउंडेशन की ओर से भी मांग करता हूँ कि एक मेट्रो फ्रीडम बस सेवा यहाँ पे शुरू की जाए, जो 30 यारी से चलकर अपना राजपुर रोड होते हुए और अपना हिंद्राव से सीधा फिर बर्फ खाने और फिर वापस इस तरह के सर्कल में अगर मेट्रो फ्रीडम बस सेवा शुरू हो जाएगी तो उससे यहाँ के आने वाले मरीजों को, उनके तीमारदारों को। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे किया है कि भारत में जो 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं वो सारे केस असली नहीं है, उसमें फर्जी केस बहुत है। जो इतने मुकदमे चल रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो फर्जी शिकायत करता है उसको सज़ा नहीं हो रही है, जो फर्जी जांच करता है उसको सज़ा नहीं हो रही है, जो फर्जी गवाही देता है उसको सज़ा नहीं हो रही है, जो फर्जी एफिडेविट फाइल करता है उसको सज़ा नहीं हो रही है, जो फर्जी एविडेंस देता है उसको सज़ा नहीं हो रही है। तो नहीं, इसमें कुल मिला के बीएनएस और बीएनएसएस में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। जब तक कानून में थोड़ा बदलाव नहीं होगा तब तक ये समस्या ठीक नहीं होगी। इसीलिए फर्जी शिकायत के खिलाफ मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा हुआ है। अप्रैल में इसमें फिर सुनवाई होगी। हमारा यही इस पे कहना है कि जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चाहे वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, फर्जी आधार बनवा रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड बनवा रहे हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, फर्जी वसीयत बनवा रहे हैं, या फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, या फर्जी शिकायत कर रहे हैं, फर्जी जो है गवाही दे रहे हैं, फर्जी एविडेंस दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान कानून में, वर्तमान व्यवस्था में उनको दंड देने का प्रावधान नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर का प्रावधान नहीं है, उसी को ठीक करने की जरूरत है। सुनिए जी, एक सवाल और मेरा है। पक्ष और विपक्ष दोनों के वकील होते हैं, ठीक है, आरोपी और गैर आरोपी के दोनों के पक्ष में क्या ऐसा प्रावधान नहीं लाना चाहिए कि जब सही और गलत का वकील भी अगर अपने जो उनके वकील के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि वो अपने चैम्बर में बैठे बैठे ये जांच सके कि कौन सा पक्ष सही है। इसलिए व्यवस्था ये की गई है कि जो अपनी शिकायत लेके आता है, जो अपनी समस्या लेके आता है, वो हर बात ओथ पे देता है, बकायदा एफिडेविट पे देता है। इसलिए वकील के पास इतना न समय है, न वो कर सकता है, न उसके पास साधन है कि उसके पास दिल्ली में केस आया है और बंगाल से वो बंगाल में जाके जांच कर पाए। ये फिल्मों में तो हो सकता है, सीरियल में हो सकता है, वास्तविकता में नहीं हो सकता। हमने 5 प्रावधान अंदर डिस्कस किए। सबसे पहले सेक्शन 215, सेक्शन 379 जो हमारे बीएनएसएस के अंतर है, उसके अंदर झूठे केसेस में अगर कोई कंप्लेंट है तो उसमें जज को कंप्लेनेंट बनना पड़ता है। ये प्रावधान बदलना चाहिए। दूसरा, आप इस बात की पुष्टि होनी चाहिए, डेटा रिसर्च होना चाहिए। हिंदुस्तान में 37 ऐसे कानून हैं जो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। उन सब कानून का स्विच ऑफ हुआ हुआ इस कानून की वजह से। उन कानूनों में कितनी सजा देश में हो रही है, झूठ बोलने पे, झूठी गवाही देने में, एफिडेविट पे, इसका डेटा हर 3 महीने में पब्लिश होना चाहिए, जो हमारे को रिकॉर्ड करना चाहिए। और इन केसेस के अंदर एग्रेसिवली इनको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। दूसरा, किस प्रकार से हमारे देश में प्ली बार्गेन का रेट बढ़े, केसेस ट्रायल में ना जाएं, इसके लिए कानून बनना चाहिए। एक कानून हमने बनाकर अश्विनी जी को दिया है, जो उन्होंने कोर्ट में फाइल किया है, जो सारी स्टेट्स में गया है। वही कानून हमने पार्लियामेंट में भी रखा है, लॉ मिनिस्ट्री को नोटिफाई किया है। उस कानून पर एक वो हमने सरकार के ड्राफ्ट फॉर डिस्कशन है, सरकार उस पर चिंतन मंथन करे, अच्छा कानून बनाए। गर्ग साहब, कितने निर्दोष लोग आज जेल में पड़े, क्या आपको लगता है कि प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं हमें लगता है सर सिस्टम का फ्लॉ है। अगर ये कानून बनेगा जो हम कह रहे हैं, सिस्टम ठीक होगा तो जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो बेचारे निर्दोष हैं वो बाहर आएंगे, जो दोषी हैं वो अंदर जाएंगे, सिस्टम अपने आप ठीक होगा। तो सरकार को तो चाहिए लागू करना कि थाने में भी एक ऐसा एविडेंस लगाएं कि जो भी गवाही अगर देने आता है तो उसको दिखाया जाए भाई अगर आप पहले कानून ठीक करें और फिर वो लगाएं, लोगों को बताएं, पूरे देश में अवेयरनेस फैलाएं कि झूठे कानून पे आपको नियम बन चुका है। 10 साल राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, ट्रैफिक का समस्या लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर है और मंडी के सामने रोड क्रॉस करते सर्विस लाइन पे जिस तरीके से जाम का समस्या लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के आसपास की जनता के यहाँ तक कहना है कि कई बार ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को शिकायत देने के बावजूद भी इस रूट का ट्रैफिक से जाम का समस्या है
जो मुक्त नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा? इस सर्विस रोडों में देखें कि दोनों तरफ पब्लिक ने गाड़ी लगाकर रोड को जाम कर दिया जाता है और साथ ही यहाँ के लोगों के आने जाने का समस्या लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहीं आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, ट्रैफिक मुक्त कब होगा? ये हालात जस के तस बना रहता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी आसपास होने के बावजूद भी इस जगह क्रेन एक भी नहीं चलाया जाता है, ना गाड़ी उठा के ले जाया जाता है और साथ ही ना कोई गाड़ी का चालान काटा जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन ट्रैफिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन गाड़ी का समस्या जाम में जूझना पड़ता है। या स्कूल के गाड़ी ले ले या कोई भी व्हीकल देखे, इस रूट पे हमेशा जाम ही नजर आता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने पुलिस को, ट्रैफिक को शिकायत देने के बावजूद भी यहाँ का जो जेडो है वो भी इस मामले को सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से देखा गया है कि रेड लाइट के पास आसपास जगहों पे चौक जाम हो जाता है, अगर ट्रैफिक पुलिस वहां नजर नहीं आता है। आम जनता के यहाँ तक ही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस वहां खड़ी होती है जहां उनको उगाई करना होता है, अगर जिस तरीके से यहाँ ट्रैफिक से परेशान होता है जनता, यहाँ ट्रैफिक पुलिस के एक भी अधिकारी नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? लगातार इस ट्रैफिक के जाम से समस्या बढ़ता जा रहा है, मगर इस पर कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। की बात करी जाए, जिस वक्त आम आदमी पार्टी के सरकार हुआ करती थी, उस वक्त की बात करी जाए, मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के साथ में सर्विस रोड पर एक नजारा था पार्क का। आप देखिए, चित्र दिखा सकते हैं, जो उस वक्त एक अलग ही खेल प्रतियोगिता का नजारा था। लेकिन अब ये हालात देखिए, जब बीजेपी के सरकार आने के बाद आप देखें ये पार्कों के क्या हालात है। आप देखें कि यहाँ जो पोल लगा हुआ करता था, अब यहाँ देखें चोरों ने इसको काट कर लेके फरार हो गए। उसके साथ ही आप देखें पार्क के अंदर जिधर भी नजर जाएगी उधर तक भी ये हालात देखने को मिलेगा। आप देखें कि यहाँ के लोगों के क्या क्या कहना है। आप देखिए यहाँ पे जितने भी एंगल हैं सारी चोरों ने काट कर लेके मौके से फरार हो गए। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बार बार इस पे आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी का सरकार आने के बाद भी पार्क को देखभाल नहीं किया जा रहा। साथ ही आप बता दें, ये जो मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के साथ में जो पार्क था, एक नज़ारा था। कभी वक्त इसमें बुजुर्ग बच्चे आया हुआ करते थे, लेकिन अब इस पार्कों में देखे नज़ारा क्या है हालात। आप देखिए, ये जो इतने बड़े पोल लगाए गए हैं जिसमें
भारत की शान होती थी, तिरंगा इस पर लगाया जाता था, बाकी इस पे तिरंगा भी हटा दिया गया है। उसके साथ ही आप देखें यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ था, आप देखें चोरों ने किस तरह से काट रखा है। साथ ही देखें यहाँ की नज़ारा है, आप देखें यहाँ खंभा लगा हुआ था, इसको भी काट दिया गया है। यहाँ से जो जितनी भी सामानें हैं चोर ने चोरी करके चला गया। बाकी इस पर अभी तक कोई भी अधिकारी की बात करी जाए या नेता की बात करी जाए, इस मामले पे कोई भी देखने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जनता का पैसा था, जो हालात था। आप देखिए यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था, यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था जिसमें लाइट से लेकर रिलेटिव था, उसके बाद इसमें तारे थी। आप देखें इसकी नज़ारा, आपको ये दृश्य दिखाएंगे। देखिए इसमें एक पूरा प्लेट होती थी जो अप डाउन करने के लिए, बाकी यहाँ का देखिए कुछ भी नहीं, खाली है। आप देखा है इसमें खाली है, कुछ नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब यहाँ आम पार्टी की बात करी जाए या बीजेपी की बात करी जाए, जब नज़ारा ये देखें, आपके जहाँ तक भी नजरें जाएगी ये हालात है। आप देखिए यहाँ चोरों के हौसले इतनी बुलंद है कि सामान चोरी कर लेते। अब ये देखिए एक ये भी नज़ारा था, यहाँ लोगों आने जाने के लिए कितनी बढ़िया था, आना जाना बैठना घूमना होता था, बच्चे भी आते थे, बुजुर्ग भी आते थे। आप देखें यह, आज देखिए नज़ारा, ये खम्भे को किस तरह से काटा गया। आप देखिए जहां भी तक नजर जाएगी, आप देखिए ये हालात है, ये दिल्ली के हालात है। आप देखिए ये देखिए यहाँ एक समय हुआ करता था कि लोगों के आना जाना लगा होता था, बाकी अब इस पार्क की बात करी जाए, जनता के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक का सीधे सीधे कहना है कि जो हालात आम आदमी पार्टी के सरकार में थी तो इस पार्कों को देखभाल किया जा रहा था, बाकी जब से बीजेपी का सरकार आई है इस पार्कों का कोई भी देखभाल नहीं किया जा रहा है। और बड़े बड़े आप देख सकते हैं कूड़े खत्ते किस तरह से है नज़ारा। ये नज़ारा आप खुद ही देख रहे हैं कि दिल्ली का नज़ारा है। और दूसरी तरफ देखें कि पेड़ पौधे के हालात, दिल्ली में कई समस्याओं से लोगों का कहना होता था कि पेड़ पौधे का देखभाल किया जा रहा है। यहाँ बाकी इस पार्क के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या हालात है और क्या दृश्य है। उसके बाद में आप देखें यही रूट है जो मुकुंदपुर से लेकर आजादपुर तक जुड़ते हुए नजर आ रहा है। बाकी जब इस मामले की बात करी जाए तो यहाँ की जो स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब इस पार्क में एक समय हुआ करता था कि लोग आते जाते थे, बाकी अब ये पार्क के आप देखें दृश्य क्या है। और ये देखने वाली बात है कि जनता के पैसे की बात करी जाए, यहाँ किस तरह से काम किया जा रहा है। जो पार्क को देखभाल होना चाहिए ये नहीं देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक पूर्व पवन कुमार शर्मा थे, अब यहाँ विधायक है राजकुमार भाटिया जी, निगम पार्षद भी हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी से बीजेपी से विधायक भी है। बाकी इस पार्कों की बात करी जाए इस पर किसी का नजर नहीं जा रहा है। आखिर क्यों? ये जनता का पैसा लगा हुआ था जो पार्कों में देखभाल करने के लिए, बनाने के लिए, लाइट के लिए, हर एक चीज सुविधा। देखिए जनता के पैसा क्या, ये क्या हालात है, ये जनता ही फैसला करेगी। जनता ही आवाज उठा रही है किस तरीके से पार्कों को जो देखभाल होना चाहिए पार्क में देखभाल नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये दिल्ली के हालात है जो मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में सर्विस लाइन पे जो पार्क बना हुआ है। आप देखें, अब ये रोड देखें किस रूप से किस तरह से गाड़ी को आना जाना होता है। और ये नज़ारा आप खुद ही देख लेंगे कि जब पेड़ पौधे की बात आती है तो यहाँ भी पेड़ पौधों की भी देखभाल नहीं किया जा रहा है। ना कोई अधिकारी की बात करी जाए, ना कोई प्रशासन की बात करी जाए। जिस तरह से पार्क में खंबे का चोरी हो जाना, बोर्ड चोरी हो जाना, क्या प्रशासन को नजर नहीं आता? प्रशासन को नजर आता है, पब्लिक शिकायत की जाती है। बाकी यहाँ पे उस मामले को लेकर अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा है। लगातार इस मामले को लेकर सुर्खियां बिटोरते हुए नजर आ रही है।